सभी विद्यार्थियों का आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसे अब कंटिन्यू करते हुए आगे अध्ययन करते हैं। जर्नल। जर्नल क्या है, रोजनामचा किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है आपकी, वो किस भाषा से हुई? अभी जर्नल शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा से। कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है, और जिसका ज्योर शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? अभी इसका अर्थ होता है दिन। इन जर्नल या रोजनामचा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल, इसकी जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के ज्योर शब्द से हुई है, और इसका अर्थ होता है दिन। जर्नल का पूरा जो तात्पर्य है, इसका अर्थ होता है कि दैनिक रूप से जो लेखा करना, दैनिक रूप से लेखा करना, यानी दैनिक का मतलब रोजाना। रोजाना के जो व्यवहार हैं उनको दर्ज करना, किसी एक पुस्तक में, एक व्यापार में होने वाले डेली या रोजाना के जो लेन देन है उसे एक पुस्तक में लिखना ही क्या है? जर्नल है। अब जर्नल की जो आपकी परिभाषा है कि जर्नल किसे कहते हैं? किसी भी लेन देन का मतलब खरीदना बेचना, किसी भी खर्चे का भुगतान, कुछ भी हो सकता है। किसी भी लेन देन को तिथिवार का मतलब तारीख, किस तारीख को व्यवहार हुआ है, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, जो भी तारीख है, 2020 है, 2021 है, तिथिवार एवं क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। जैसे ही कोई व्यवहार 15 तारीख को हुआ है तो उसे 15 तारीख, उसके बाद 16 तारीख, फिर 17, फिर 18, ऐसे क्रम वाइज लिखना। और इसके साथ साथ सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है, सबसे पहली जो लिखने वाली पुस्तक है उसे ही क्या कहते हैं? जर्नल। तो जर्नल क्या है? भी किसी भी व्यवहारों को या लेन देन को तिथिवार क्रमानुसार जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। तो जर्नल जो हमारी लेखांकन जो चक्र है उसमें जो सबसे पहली पुस्तक है जर्नल। जर्नल के बाद हम बात करेंगे खतौनी, खतौनी के बाद हम बात करेंगे तलपट, और तलपट के बाद बात करेंगे अंतिम खाते। सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं जर्नल, और सबसे पहले पढ़ा हमने कि जर्नल की जो उत्पत्ति है, और जर्नल जो है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा है, जिसका ज्योर शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? दिन। और इसका शाब्दिक अर्थ है जर्नल का दैनिक रूप से लेखा करना, यानी रोजाना जो व्यवहार होते हैं उन्हें एक पुस्तक में दर्ज करना, लिखना क्या है? जर्नल। और इसकी जो परिभाषा, किसी भी लेन देन, और लेन देन कौन सा होना चाहिए? आपका आर्थिक लेन देन होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। उसे तिथिवार, जो भी तारीख है, यानी तारीख कौन सी होगी आपकी इसमें? जैसे 2020 10 जुलाई ये तारीख है, तिथिवार लिखना है 10। और उसके बाद क्रम होना चाहिए। क्रम का मतलब सबसे पहले 10 तारीख के जितने व्यवहार हैं उनको दर्ज कीजिए, 10 तारीख के बाद जो 11 तारीख के व्यवहार हैं उनको लिखना, फिर 12, फिर 13, ऐसे क्रम के अनुसार सभी व्यवहारों को जिस पुस्तक में सबसे पहले लिखा जाता है उस पुस्तक का नाम जर्नल या रोजनामचा है। जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। तो ये तो है रोजनामचा। उससे आगे बात करें, सबसे पहले कि जो हमारे खाते हैं लिखने के, वो 3 प्रकार के खाते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कि 3 प्रकार के खाते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र। ये जो 3 प्रकार के हमारे खाते हैं, इन खातों में सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिगत खाता। नाम से ही पता है व्यक्तिगत, इसका ये रूल है, ये नियम है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का मतलब कितने प्रकार के व्यक्ति पढ़े थे हमने? 3 प्रकार के, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व। 3 प्रकार के हमारे व्यक्ति थे। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके खाते में अगर हम कोई भी लेखा कर रहे हैं तो उसमें लेखा करने के क्या रूल है, क्या सिद्धांत है? उसमें 1 नंबर जो सिद्धांत है हमारा, वो सिद्धांत क्या है? अभी पाने वाले व्यक्ति को नाम करना है। नाम का मतलब एक खाता डेबिट होगा और एक खाता जमा यानी क्रेडिट होगा। एक खाते को डेबिट करना है, दूसरे खाते को क्रेडिट, जमा यानी क्रेडिट करना है। तो पाने वाले व्यक्ति को नाम कीजिए, देने वाले व्यक्ति को जमा। याद रखने के लिए आप ध्यान रखें भी, ये भी कौन सा है? व्यक्तिगत खाता है, और इसमें भी रूल भी किसका है? व्यक्ति से संबंधित है। तो याद रखिए, पाने वाले व्यक्ति को नाम यानी डेबिट कीजिए, देने वाले व्यक्ति को जमा यानी क्रेडिट कीजिए।
एक व्यक्ति को डीआर करना है, डेबिट यानी नाम लिखना है, दूसरे व्यक्ति को जमा करना है। हमें पता है कोई भी व्यवहार हो, ज़्यादातर जो व्यवहार है, जैसे माल खरीदा जाएगा तो एक तो पाने वाला होगा, एक देने वाला होगा। हम दुकान में जब माल खरीदते हैं या कोई दुकानदार माल बेचता है तो उसमें पाने वाला, देने वाला। लेकिन विद्यार्थियों, आपको एक ध्यान रखना है, आप जब भी एंट्रियां करें आपको एक ग्राहक बनकर एंट्रियां नहीं करनी है, क्योंकि ग्राहक किसी प्रकार की कोई एंट्रियां नहीं करता है। एंट्रियां जो खाते तैयार किए जाते हैं वो एक व्यापारी के द्वारा किए जाते हैं, और हम यहाँ एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन बनकर, एक अकाउंटेंट बनकर किसी भी व्यापार में लेखा कर रहे हैं। तो हमें एक बिजनेसमैन की हैसियत से सोचना है कि हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है। ये बातें हमें एक व्यापारी की हैसियत से सोचनी है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत खाते का रूल, पाने वाले व्यक्ति को नाम कीजिए और देने वाले व्यक्ति को जमा। ये रूल आपको याद करने हैं, क्योंकि यही रूल है जो हमें आगे जो हम लेखांकन करेंगे, जल प्रविष्टियाँ करेंगे, एंट्रियाँ करेंगे, जो खाते बनाएंगे, ये हमारा आधार है, ये हमारा बेस है, यहाँ से कॉमर्स स्टार्ट हो रही है। तो आप इसे विशेष याद करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद देखो भी, तो पाने वाले व्यक्ति को क्या करना है, नाम करना है, देने वाले व्यक्ति को जमा करना है। ये तो रूल है हमारे व्यक्तिगत खाते का, ये हमारे व्यक्तिगत खाते का रूल है। तो सबसे पहले जैसे व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं, जैसे राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। तो विद्यार्थियों, ये हमारा एक व्यवहार है, राम को माल बेचा। देखो भी राम क्या है, इसमें व्यक्ति है, तो हमें क्या रूल लगाना है, राम को माल बेचा। तो हमें क्या रूल लगाना है वो देखो यहाँ से। सबसे पहले कि राम को माल बेचा गया है, पाने वाले व्यक्ति को क्या करना है, आपको पाने वाले व्यक्ति को नाम करना है, देने वाले व्यक्ति को क्या करना है, जमा। तो हमने राम को माल बेचा है, क्योंकि हम व्यापारी हैं और हम राम को क्या कर रहे हैं, अभी माल बेच रहे हैं। तो आप बताइए, राम पाने वाला है कि देने वाला, बताइए भी। राम को माल बेचा है, तो राम पाने वाला है या देने वाला, किसने बेचा है, हमने बेचा है। किसको, राम को। तो हम राम को माल बेच रहे हैं। जैसे मैंने ये पेन राम को बेच दिया, बताइए राम पाने वाला है कि देने वाला, पाने वाला है। तो पाने वाले इन राम को क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है, राम को डीआर करना है, ये ध्यान रखें। तो अगर जो भी व्यक्ति के व्यवहार हो, जैसे राम को भुगतान किया, राम को हम क्या कर रहे हैं, अभी भुगतान कर रहे हैं, पैसे का भुगतान कर रहे हैं। राम को हम रुपए का भुगतान कर रहे हैं। मैंने राम को 500 रुपये का भुगतान किया, हमने किया भी क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमने राम को 500 रुपये का भुगतान किया। बताइए राम पाने वाला है देने वाला, हम राम को 500 रुपये दे रहे हैं, तो राम क्या है, पाने वाला है। उसी प्रकार मोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा। अब बताइए मोहन से माल खरीदा है, किसने, हमने खरीदा है भी, हम व्यापारी, हम किसी अन्य, मोहन एक व्यापारी है जिससे माल परचेज कर रहे हैं, हमने उसे माल खरीदा है। अब आप बताइए मोहन से हम माल खरीद रहे हैं, मोहन से क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। अब बताइए मोहन पाने वाला है देने वाला, हम खरीद रहे हैं, तो मोहन हमें माल देने वाला है। तो देने वाले को क्या करना है, जमा करना है। क्या करना है भी, जमा करना है देने वाले को। तो ये है व्यक्तिगत खाते। इस प्रकार इसकी पहचान करनी है। जब भी हमारे पास इस प्रकार के व्यवहार दिए हुए होंगे भी, ये व्यवहार है हमारे पास, इस प्रकार के अगर कोई व्यवहार दिए हुए हैं, उन व्यवहार का लेखा करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के व्यवहार है ये। इसमें व्यक्ति का नाम है, देखो ये रहा व्यक्ति, इसमें भी व्यक्ति का नाम है, इसमें भी व्यक्ति का नाम है। अब आपको क्या देखना है, जब व्यक्ति का नाम आ जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो व्यक्ति पाने वाला है देने वाला, ये ध्यान में रखना है। तो ये है व्यक्तिगत खाते का रूल। क्या रूल है, भी पाने वाले व्यक्ति को नाम कीजिए, देने वाले व्यक्ति को जमा कीजिए। उसके बाद अगला जो हमारा खाता है उसके बारे में बात करते हैं, वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। वस्तुगत या वास्तविक, रियल अकाउंट बोलते हैं इसे, रियल अकाउंट। इसका रूल क्या है, अगर अब देखो व्यक्ति तो व्यक्तिगत खाते में चले गए जितने भी व्यक्ति थे, वस्तुगत और वास्तविक खाता ये क्या है भी,
जो वस्तु व्यापार में आती है उसे नाम कीजिए। इसका क्या रूल है, जो भी वस्तु कहाँ आ रही है, व्यापार में आ रही है, उसे क्या करना है, नाम करना है। भी क्या करना है, जो भी वस्तु व्यापार में आ रही है उसे नाम लिखना है। नाम का मतलब DR करना है। जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे जमा यानी CR करना है। डेबिट वाज कम इनटू द बिजनेस, क्रेडिट वाज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। यानी जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करना है, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करना है। तो विद्यार्थियों, जो व्यक्ति थे उनकी बात हम किस खाते में कर चुके हैं, व्यक्तिगत खाते में। अब जो वस्तु है, वस्तु क्या है, जैसे माल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, माल कोई भी हो सकता है। भी माल का आपको पता है, हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, जो बेचने के लिए खरीदा गया है वो माल है, और जिससे बिजनेस संचालित करते हैं, जिस पर हमारा अधिकार होता है, वो क्या है, संपत्ति है। तो जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा भी, फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा है भी, फर्नीचर खरीदा है। अब आप बताइए, फर्नीचर खरीदा है, व्यापार में क्या आ रहा है, क्या रहा है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे क्या करना है, नाम करना है। फर्नीचर खरीदा है, व्यापार में क्या आ रहा है भी, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। डेबिट करेंगे भी, क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे माल बेचा, हमने माल बेचा है भी, हम व्यापारी हैं, हम दुकानदार हैं, हम माल बेच रहे हैं। बताइए, व्यापार से यानी दुकान से माल आ रहा है या जा रहा है, हम माल बेच रहे हैं। और आपको बार बार ध्यान में रखना है कि हम व्यापारी हैं और हम माल बेच रहे हैं। तो माल बेचा है, तो बताइए व्यापार में माल आ रहा है कि जा रहा है भी, जा रहा है, बेचेंगे तो जा रहा है दुकान से। तो जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्या करना है, CR करना है। माल खरीदा, माल खरीदा, बताइए हमने माल खरीदा है, तो बताइए व्यापार में माल आ रहा है या जा रहा है। हमने जैसे फ़ोन खरीदा बेचने के लिए, क्योंकि हमारी मोबाइल की दुकान है, हम फ़ोन खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं भी, तो बताइए व्यापार में माल आ रहा है या जा रहा है, माल आ रहा है। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे क्या करना है, नाम करना है। क्या करना है भी, DR करना है। तो विद्यार्थियों, ये है वस्तुगत या वास्तविक खाते का रूल। क्या रूल है, जो वस्तु व्यापार में आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए, व्यापार में, क्योंकि हम खाते भी किसी बिजनेस के तैयार कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखें, ये बात मैंने पहले बताई, किसी ग्राहक के खाते नहीं बना रहे हैं हम एक व्यापार के। तो हमें व्यापारी की तरफ सोचना है, एक व्यापार की तरफ देखना है कि हम व्यापार में जो कुछ भी आ रहा है या जा रहा है, या व्यापार के जो लेन देन है उनका लेखा कर रहे हैं हम। तो जो वस्तु व्यापार में आ रही है वो देखना है। जैसे माल खरीदा, वस्तु आ रही है क्या, हाँ भी वस्तु आ रही है क्या, माल खरीदा, क्या वस्तु आ रही है, तो क्या करना है, नाम लिखना है, डेबिट करना है। माल बेचा, वस्तु जा रही है, क्योंकि माल बेचेंगे तो सामान दुकान से जा रहा है, क्या करेंगे भी, जमा करेंगे। जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्या करना है, CR करना है, जमा करना है या क्रेडिट करना है। तो ये है हमारे किस खाते के रूल, वस्तुगत या वास्तविक खाते। इसमें क्या होगा भी, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होंगी भी, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि वस्तुएं किस प्रकार की होगी वो देखते हैं भी। देखो विद्यार्थियों, इसमें जो हमारी वस्तुएं होगी, एक तो है संपत्ति की श्रेणी में, एक बात करते हैं माल की श्रेणी में। कुछ हम माल खरीदेंगे और कुछ हम संपत्तियां खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे भी, संपत्ति, कुछ हम संपत्ति खरीदेंगे। अगर हम किसी माल को खरीद रहे हैं, अब माल संपत्ति में डिफरेंस सबको पता है, पीछे हमने अध्ययन किया पिछले वीडियो में, कि अगर किसी भी वस्तु का अगर हम उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, उस पर हमारा अधिकार है, वो संपत्ति है। जिससे हम अपने बिजनेस को संचालित करते हैं वो संपत्ति है। लेकिन ऐसी वस्तु जिसे केवल बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारे लिए माल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे फर्नीचर हम अपने बिजनेस के लिए उपयोग के लिए खरीदते हैं और उस पर हमारा अधिकार है, वो संपत्ति है। लेकिन हम फर्नीचर विक्रेता है, हम फर्नीचर बेचते हैं, उसके लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो माल की श्रेणी में है। क्या भी, माल की श्रेणी में। तो जब भी हम किसी प्रकार का माल खरीदते हैं, जब भी माल खरीदेंगे हम, तो
तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप माल खरीदें तो माल के लिए किस शब्द का उपयोग करना है। जैसे आप पेन, टेबल कुछ भी खरीद सकते हो माल, तो माल के लिए उस संपत्ति, उस वस्तु का नाम नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, जैसे आपने क्रय किया है, खरीदा है भी, क्रय किया है, तो आपको उसके लिए क्या नाम उपयोग में लेना होगा, परचेज। जैसे आपने बेचा है, यानी विक्रय किया है, माल बेचा है, इसके लिए आपको किस शब्द का उपयोग करना होगा, सेल्स। ये किसके लिए उपयोग कर रहे हो आप, माल के लिए। क्रय, विक्रय, इसके अलावा क्रय वापसी, खरीदा हुआ माल हो सकता है रिटर्न हो जाए, क्रय वापसी। और क्रय वापसी यानी क्या हो गया अभी, परचेज रिटर्न। क्या हो गया, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। उसी प्रकार विक्रय वापसी, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम कोई माल खरीदते हैं और उस माल की जब एंट्री करेंगे तो आपको क्या नाम में लिखना है। जब भी कोई माल खरीदेंगे, खरीदा है परचेज का नाम लिखेंगे, बेचा है सेल्स का नाम लिखेंगे, अगर खरीदा हुआ लौटाया गया है तो परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, अगर बेचा हुआ वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। और जो दुकान में माल रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो माल दुकान में बिना बिके रह जाता है वह क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। आज दुकान में जो माल बिना बिके रह गया उसे कल बेचेंगे भी, तो वो है क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बिना बिके रह गया और अगले दिन या अगले वर्ष वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा अभी, ओपनिंग स्टॉक। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखें भी, ये क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। अगर किसी प्रकार का स्टॉक अगर आप व्यापार में लगाते हैं तो उसके लिए आपको किस नाम से एंट्री करनी होगी, स्टॉक के नाम से। किस नाम से, स्टॉक के नाम से उसमें एंट्री करनी है। तो ध्यान रखें भी, जब भी हम वस्तुगत भी व्यक्तिगत खाते में तो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, और आगे बात करेंगे भी, नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वस्तु की बात करते हैं, जब भी किसी भी जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डीआर, जो जा रही है उसे सीआर, यानी नाम कीजिए, जमा कीजिए। लेकिन ध्यान में रखना है, जब भी कोई माल खरीदा जाएगा, माल बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा परचेज का नाम लिखना है, बेचा जाए सेल्स का नाम लिखना है, खरीदा हुआ रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न हो गया, बेचा हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। लेकिन अगर कोई संपत्ति खरीदी है आपने या संपत्ति बेची है तो संपत्ति का नाम लिखा जाएगा। क्या, जैसे फर्नीचर खरीदा है आपने तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे भी, जैसे फर्नीचर है फर्नीचर, जैसे मशीन है मशीनरी, इसके अलावा जैसे मोटर कार है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, यानी जो भी संपत्तियां हैं भी। तो ये ध्यान रखें, माल के लिए हम इनका उपयोग करेंगे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। और अगर हम क्या करते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं तो संपत्तियों का नाम लिखेंगे, खरीदें या बेचें। तो ये ध्यान में रखना है, किस खाते के लिए, वस्तुगत या वास्तविक खाते के लिए। उससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 3 नंबर अकाउंट है वो है अवास्तविक या नाममात्र खाता, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये हमारा 3 नंबर अकाउंट है। कौन सा भी, अवास्तविक। इसका एक नाम तो है अवास्तविक और एक नाम है नाममात्र। एक चीज ध्यान रखिए आप, इसमें केवल क्या लिखे जाते हैं, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, कोई भी बिजनेस की हानि है, जो भी आय है, बिजनेस की इनकम है और या लाभ है, इन सब का लेखा इसमें किया जाता है भी। इसमें व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत खाते में चले गई, जो भी वस्तुएं थी, माल खरीदा, संपत्तियां खरीदी, वो वस्तुगत खाते में चले गई। अब बिजनेस में क्या बचा है भी, अब बिजनेस में बचे हैं खर्चे, हानि, आय, लाभ, इन सब का लेखांकन किस में करना है, आपको अवास्तविक या नाममात्र खाते में। इसका रूल क्या है, समस्त हानियों, जितनी भी हानि है या खर्चा है, दोनों ही हानि की श्रेणी में, खर्चा हो चाहे हानि हो, क्या करना है, नाम यानी डेबिट करना है, नाम लिखना है। समस्त लाभ, कोई भी लाभ हो, कोई भी इनकम हो, उनको क्या करना है, जमा यानी सीआर करना है।
तो विद्यार्थियों ध्यान दें, वास्तविक या नाममात्र खाते का जो नियम है, क्या रूल है इसका, समस्त हानियों और खर्चों को डेबिट कीजिए, समस्त आय और लाभ को क्रेडिट कीजिए। ये इसका रूल है। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। ये किसका रूल है भी, अवास्तविक या नाममात्र खाते का रूल है, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसमें केवल क्या लिखे जाते हैं, और ध्यान रखिए भी, इसमें केवल क्या लिखे जाते हैं, केवल ये मदें लिखी जाती है। केवल क्या लिखे जाते हैं, खर्चे, हानि, आय और लाभ का लेखांकन होता है। बिजनेस में जितने खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो माल खरीदने पर हो, चाहे माल बेचने पर हो, जितने भी बिजनेस के लॉस है, हानि है, जो भी बिजनेस की इनकम है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है, उन सब का लेखांकन इसी खाते में किया जाता है। तो इसका रूल क्या है, नियम ध्यान रखें तीनों खाते के, समस्त हानि और खर्चों को नाम कीजिए, समस्त लाभ और आय को जमा कीजिए। तो विद्यार्थियों हमारे 3 अकाउंट है। सबसे पहले बात की हमने व्यक्तिगत खाते की। व्यक्तिगत खाते का रूल है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। 2 नंबर है वस्तुगत। वस्तुगत खाते का रूल क्या है, वस्तुगत खाते का रूल है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट। और ये हमारा 3 नंबर अकाउंट अवास्तविक खाता या नाममात्र खाता। इसका रूल क्या है, समस्त हानियों और खर्चों को नाम कीजिए, समस्त लाभ और आय को जमा कीजिए। ये है हमारा कौन सा, 3 नंबर अकाउंट। तो तीनों खातों के जो रूल हैं वो विशेषकर आप याद रखें, क्योंकि इसके अगले जो वीडियो में हम एंट्रियां करने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास ये जो तीनों रूल हैं, तीनों खातों के जो रूल है वो याद होने जरूरी हैं। यही हमारे सूत्र की बातें हैं भी, यही है हमारे सूत्र या रूल जो भी है, जो आपको याद रखने हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये है जर्नल का फॉर्मेट। जो हम जर्नल बनाते हैं उसका ये फॉर्मेट है, जिसमें हम एंट्रियां करेंगे। जो हम बात करें डेबिट क्रेडिट जिसकी भी बात करें, तो उसमें किस प्रकार एंट्री होगी, ये इसका फॉर्मेट है भी। सबसे पहले क्या होगा, जर्नल एंट्री, जर्नल ऑफ, सबसे पहले क्या लिखना है, जर्नल ऑफ जिस भी व्यापारी की पुस्तकों में खाते बना रहे हैं, श्री राम जो भी है, जिस व्यक्ति का है, जिस व्यापारी का खाता है, जर्नल ऑफ उसकी जिसकी पुस्तकों में बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, ये किसका साइन हो गया, रुपए का साइन हो गया अभी, रुपए। अब क्या करना है, किस प्रकार लिखना है, आपको सबसे पहले ईयर लिखना है। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या लिखना है अभी, सबसे पहले जो वर्ष है वो लिखना है, ईयर। ईयर के बाद में क्या लिखना है, जो भी मंथ हो, और उसके बाद क्या लिखना है, जो भी दिन हो या दिनांक हो। जैसे 2020 जुलाई 10, इस प्रकार लिखना है। तो ये लिखने का क्रम होगा इसमें। ये हमारी जर्नल का फॉर्मेट है, जिसमें हम लेखांकन करेंगे, जिसमें हम एंट्रियां करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको 3 खाते के रूल बताए थे। पाने वाले व्यक्ति को DR, ये देखो ये DR है, ये डेबिट, इसे बोला जाता है शॉर्ट में हम DR बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा DR है भी, इसे बोलते हैं DR, पूरा नाम डेबिट हो गया। ये CR यानी क्रेडिट, ये है DR और CR। तो एक खाते को DR या CR किया जाएगा। जैसे व्यक्तिगत खाते का रूल था, पाने वाले व्यक्ति को DR, देने वाले व्यक्ति को CR। वस्तुगत खाते का रूल था, जो वस्तु व्यापार में आती है DR, जो जा रही है उसे CR। नाममात्र खाते का रूल था, समस्त खर्च और हानियों को DR, आय और लाभ को CR। उसके बाद देखो भी, ये तो है डेट का कॉलम, जिसमें जिस दिन व्यवहार हुआ है। सबसे पहले डेट में क्या लिखना है भी, जिस दिन व्यवहार हुआ है, किस वर्ष हुआ है, वह वर्ष, जैसे 2020। उसके बाद महीना कौन सा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, जो भी, और तारीख कौन सी है, 10। और क्रम वाइज लिखना है, 10 के बाद 11, 12, जुलाई का महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगस्त, फिर सितंबर, ऐसे क्रम वाइज लिखना है। ये तो है डेट का कॉलम, जिस दिन व्यवहार हुआ है वह लिखना। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे पाने वाला राम है, तो यहाँ पर क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, राम अकाउंट DR हो गया। 2 में जो वस्तु आ रही है या जो जा रही है, जैसे राम को माल बेचा है भी, जैसे एक एंट्री लिख देता हूँ, राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। तो विद्यार्थियों इसमें 2 खाते के रूल लगाने हैं आपको। किस किस के, देखो
सबसे पहले राम को माल बेचा, सबसे पहले व्यक्ति की तरफ सोचिए, ये व्यक्ति है, इसकी तरफ चलते हैं। राम, राम पाने वाला है कि देने वाला? हमने राम को माल बेचा है, राम पाने वाला है, पाने वाले को क्या करना है? डेबिट। तो राम ऐसे लगाना है, साथ में अकाउंट DR, पैसे कहाँ लिखने हैं? डेबिट में। उसके बाद इसकी तरफ सोचिए, ये क्या है? माल बेचा है, वस्तु आ रही है या जा रही है? हमने राम को माल दिया, तो व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत खाते का रूल है, पाने वाले को DR नाम लिख दिया। उसके बाद बताइए भी वस्तु आ रही है या जा रही है? वस्तु जा रही है। और मैंने बताया कि जब माल हो, बेचा हो, तो उसके लिए क्या, किसका उपयोग करना है? सेल्स। खरीदा है तो परचेज। तो माल जा रहा है, इसके लिए किसका उपयोग करना है आपको? सेल्स का। किसका उपयोग करना है भी? सेल्स का। और इसके पैसे CR में। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दिया, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। इस प्रकार लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखनी है? इसकी नरेशन लिखनी है। हमने क्या किया है? राम को माल बेचा है। क्या किया अभी? राम को माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू राम। यहाँ पर क्या लिखनी है? उसकी नरेशन, यानी इस व्यवहार का संक्षिप्त विवरण लिखना है कि आपने क्या किया है, क्या व्यवहार है। यानी इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि जो व्यवहार है उसका सारांश बताया हुआ है कि व्यापारी के द्वारा क्या किया गया है, किस प्रकार का व्यवहार है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इस नरेशन में? ये नरेशन है, इसमें क्या लिखा जाएगा? गुड्स सोल्ड टू राम। ये क्या लिखी जाएगी भी? नरेशन। जब एक व्यवहार आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है? इस पर्टिकुलर को क्या करना है? बंद करना है। क्या करना है भी? बंद करना है। ये ध्यान में रखना है। क्या करना है यहाँ पर? इस पर्टिकुलर को आपको बंद करना है। ये हमारी जर्नल का फॉर्मेट है। डेट का कॉलम हो गया, जिसमें जिस दिन, जिस वर्ष, जिस महीने में व्यवहार हुआ है वो डिटेल लिखनी है। पर्टिकुलर में क्या लिखना है? क्या व्यवहार हुआ है? माल बेचा गया, एक खाते को DR, दूसरे खाते को CR। तो एक चीज़ ध्यान रखिए भी, पहला खाता DR हो गया, जिस खाते को CR करें वो 2 के आगे लिखा जाएगा। जिस खाते को हम क्या कर रहे हैं? CR करें, उस खाते को किसके आगे लिखा जाएगा? 2 के आगे लिखना है। ये डेबिट के पैसे हैं, ये क्रेडिट के पैसे हैं। उसके बाद इस व्यवहार को संक्षिप्त में लिखना है इंग्लिश में। एक व्यवहार कंप्लीट हो जाए, इसे क्या कर देंगे? हम बंद कर देंगे। एक तो ये होगा भी, लेकिन विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान रखें, ये शॉर्ट फॉर्मेट है। इस प्रकार के अनेक व्यवहार हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे सीखेंगे। जब इनका कंप्लीट हो, जैसे एक महीने का कंप्लीट हो गया, एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे एक हमारा ये पेज है और मान के चलता हूँ मैं ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका टोटल योग लगाएंगे भी। क्या करेंगे? इसका टोटल योग लगाएंगे। टोटल योग लगा रहे हैं, क्या करेंगे? इसका टोटल योग लगा देंगे। टोटल जब योग लगाएंगे, ये पेज कंप्लीट हुआ है केवल, तब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जब पेज कंप्लीट हो जाए आपका, तब आपको क्या लिखना है? टोटल। टोटल C/D, टोटल कैरी फॉरवर्ड। इसका टोटल योग करना है। ये क्या है? टोटल कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। यहाँ दोनों पक्षों का योग लिखेंगे, दोनों पक्षों का। और इसके सामने नाम क्या लिखेंगे? टोटल CF, कैरी फॉरवर्ड। टोटल कैरी फॉरवर्ड। और ये जो टोटल योग है आपका, ये जो टोटल योग आपने किया है, इस योग को अगले पेज पर लेके आएंगे। किस पर? अगले पेज पर लेके आएंगे। जैसे ही अगला पेज हमारा स्टार्ट होगा तो उस समय क्या ध्यान में रखना है? जैसे ही अगला पेज स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या लिखना है? टोटल BF, B/F, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ पर लिखना है। लिख दिया टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। लिख दिया। उसके बाद अंत में क्या करना है? अंत में जब हमारे पूरे व्यवहार कंप्लीट हो जाते हैं, जब हम जर्नल है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, तब क्या करते हैं? इसका सर्व योग लगाते हैं हम। ग्रांट टोटल, ग्रांट टोटल। अंत में क्या करते हैं? जैसे व्यवहार कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद इसका संपूर्ण योग लगाते हैं। इस सहित, इसके सहित सबका टोटल योग लगाएंगे। ये होगा ग्रांट टोटल। और ध्यान रखें भी, पूरी जर्नल का योग लगाना, यानी जो ग्रांट टोटल ज्ञात करते हैं, पूरी का जो संपूर्ण योग किया जाता है, उसे कास्टिंग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं।
तो ये तो हमारे है जर्नल की थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी। बाकी जैसे जैसे हम प्रश्न को हल करेंगे उसके साथ साथ पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल है थोड़ी सी फॉर्मेट कि किस प्रकार का फॉर्मेट होता है जर्नल का। डेट का कॉलम हो गया, उसके बाद इसका जो विवरण हो गया, LF लेजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या, जिस पेज पर उस व्यापारी का खाता है। जैसे हमने ये एंट्री की है राम टू सेल्स, हमने एंट्री कर दी भी राम टू सेल्स। ये जो व्यवहार है हमें क्या करना है, राम का जो हमने खाता बना रखा है एक पेज पर, वो कितने पेज नंबर पर है, 10 पेज नंबर है, 15 पेज नंबर है। जब भी आपको ये व्यवहार देखना है तो आपको पूरी जर्नल देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे खाते देखने की आवश्यकता नहीं है, पेज नंबर देखनी है कि राम का जो अकाउंट है वो कितने पेज नंबर पर है, 10 पेज नंबर पर है, खाता पृष्ठ संख्या है ये। और उसके बाद राम के हम व्यवहार देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो था किसका फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो हो गया, खाता पृष्ठ संख्या, ये डेबिट हो गया, ये रुपए का साइन है अभी क्रेडिट, रुपए का साइन हो गया, ये यहाँ पर डेबिट के पैसे, यहाँ पर क्रेडिट के पैसे। जिस खाते को DR करना है वहाँ उसका नाम, उसके आगे अकाउंट DR2 में जिस मद को हम CR कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर उसकी नरेशन लिखनी है। उसके बाद टोटल योग CF, अगले पेज पर टोटल योग BF, उसके बाद अंतिम जो योग होगा ग्रांड टोटल, और टोटल सभी का टोटल योग करना ही क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, कास्टिंग। आगे बढ़ते हैं, जर्नल में लेखा करने के नियम। तो विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान रखें कि जर्नल में जब भी हम लिख रहे हैं तो लिखते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी आवश्यक है। जर्नल में जब भी लिखेंगे उसके कुछ नियम हैं, कुछ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ के बारे में बात करते हैं। देखो, 1 नंबर, व्यक्तिगत खाते के साथ अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता। अकाउंट लिखते हैं ना, A/C, अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता। क्या नहीं लिखा जाता, अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता। जबकि लिखा जाता है तो व्यक्ति के नाम के साथ क्या लगाना होगा, ऐसा लगाकर अकाउंट शब्द लिख सकते हैं। जैसे ये है, क्या लिखा हुआ है अभी आपका, राम अकाउंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये व्यवहार गलत है। अगर क्योंकि व्यक्ति के नाम के साथ अकाउंट शब्द नहीं लिख सकते, केवल नाम के साथ, तो ये गलत है। अगर आपको लिखना है तो उसके साथ क्या लगाना होगा, ऐसा लगाना होगा, ये व्यवहार आपका सही है। तो जब भी आप जैसे व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं, मोहन, सोन, जो जितने भी व्यक्ति आएंगे हमारे सामने, जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिखें तो ध्यान रखें भी केवल व्यक्ति के आगे आप अकाउंट नहीं लिखें, व्यक्ति का जब भी नाम लिखें उसके साथ क्या लिखें, ऐसे लिखें। 1 नंबर ये रूल ध्यान रखना है। 2 नंबर, पूंजी खाते को स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई जो पूंजी है, यहाँ क्या ध्यान में रखना है आपको कि मालिक जो है स्वामी व्यापार का स्वामी बिजनेस में, हमने पीछे पढ़ा है अभी पिछले वीडियो में, एक तो इसके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है अभी, पूंजी लगाई जाती है, और एक इसके द्वारा आहरण किया जाता है। आहरण क्या है अभी, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है, जो राशि लगाई जाती है, जो माल लगाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। यानी व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई राशि या माल क्या कहलाता है अभी, पूंजी। तो जब भी इसके द्वारा पूंजी लगाई जाएगी तो उसके लिए आप किस नाम से प्रविष्टि करेंगे, स्वामी के द्वारा अगर व्यापार में पूंजी लगाई गई है, कोई राशि लगाई गई, पैसे लगाए गए हैं, तो किस नाम से एंट्री करनी है आपको, कैपिटल के नाम से। किस नाम से एंट्री करेंगे आप, कैपिटल के नाम से। स्वामी के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए व्यापार से रुपए या माल निकाला गया है, यानी स्वामी अपने घर पर ले गया, अभी सामान ले जा सकता है, पैसे ले जा सकता है, तो किस नाम से एंट्री करनी है, तो उस माल का नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आरण यानी ड्राइंग्स लिखना है। क्या लिखना है अभी, ड्राइंग्स के नाम से हमें एंट्री करनी है। तो ध्यान रखिए भी, जब व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाएगा तो ये दायित्व है, तो जब भी एंट्री करेंगे कैपिटल को CR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CR, क्योंकि व्यापार का दायित्व होता है। और जब भी अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से जो भी रुपए या माल लेके जाता है वो ड्राइंग्स हैं, इसे DR किया जाएगा, इसे क्या किया जाएगा, डेबिट लिखा जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। पहला रूल क्या है कि व्यक्ति के नाम के साथ
अकाउंट लिखते समय आपको एस लगाना है। और स्वामी के द्वारा व्यापार से पूंजी संपत्ति लाने पर किस खाते से, पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। और स्वामी द्वारा निजी उपयोग, किसके उपयोग, निजी उपयोग, कौन सा उपयोग है अभी, निजी उपयोग के लिए माल संपत्ति निकालने पर किस खाते को खोला जाएगा, आहरण खाते को। किस खाते को, आहरण खाते को, यानी ड्राइंग्स अकाउंट को खोला जाएगा। इस नाम से एंट्री होगी। पूंजी लगाने पर कैपिटल के नाम से एंट्री होगी और व्यापार से राशि या माल ले जाने पर ड्राइंग्स के नाम से एंट्री होगी। किसी भी संपत्ति को खरीदा जाता है, क्या ध्यान रखना है, किसी भी संपत्ति को खरीदा जाता है या बेचा जाता है संपत्ति को, तो आपको संपत्ति का नाम ही लिखना है। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। जब माल खरीदा जाता है तो खरीदने के लिए परचेज, बेचने के लिए सेल्स, और संपत्ति के लिए संपत्ति का नाम, जैसे फर्नीचर, मोटर कार, बिल्डिंग, भवन, उसके लिए संपत्ति का नाम ही लिखना है। तो जब भी एंट्री करें ये रूल विशेष ध्यान रखें भी, किसी भी संपत्ति को खरीदा बेचा जाता है तो संपत्ति का क्या लिखना है, नाम लिखना है। इसके साथ आगे, अगर माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो माल के लिए आपको क्या करना है, उस माल का नाम नहीं लिखना है। जैसे आप स्टेशनरी विक्रेता है, आपने पेन खरीदा, कॉपी खरीदी, क्या आप कॉपी अकाउंट डेबिट करेंगे या 2 कॉपी लिखेंगे, नहीं, आपको उस माल का नाम नहीं लिखना है। अगर माल खरीदा बेचा जाता है, आपका जो बिजनेस है वो आपके लिए माल है, वो अगर खरीदा बेचा जाता है तो उसके लिए आपको उसका नाम न लिखकर क्या नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है अभी, देखिए ये नाम लिखना है। अगर आपने माल खरीदा है, क्या किया अभी, अगर आपने माल खरीदा है, अगर आपने माल खरीदा है अगर आपने माल खरीदा है, जब तो आपको क्या करना है, अगर आपने माल खरीदा है तब तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप माल खरीद रहे हैं तो आपको परचेज के नाम से एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट। अगर आप माल बेच रहे हैं तो आपको विक्रय के नाम से, किस नाम से, विक्रय के नाम से। अगर खरीदा हुआ माल रिटर्न हो गया, जैसे जो भी माल आपने रिटर्न किया है तो आपको किस नाम से, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न के नाम से लिखना है। अगर विक्रय वापसी हो तो किस नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अगर कोई भी स्टॉक हो, जैसे बिना बिका माल है, वो आज क्लोजिंग स्टॉक है और वो अगले वर्ष या अगले दिन क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, तो स्टॉक के लिए स्टॉक का नाम लिखना है, चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, किसका नाम लिखना है, स्टॉक। तो ये ध्यान रखना है कि माल के लिए आपको इन खातों का नाम लिखना है विशेषकर। आगे अब बात करते हैं भी अगला जो रूल है, प्राप्ति भुगतान। जब भी कोई राशि किसी व्यक्ति से, विक्रेता से, क्रेता से जो भी राशि प्राप्त की जाती है, जो भुगतान किया जाता है, तो ध्यान रखें ये व्यवहार क्या होगा, हमेशा ये व्यवहार हमेशा क्या होगा, नगद माना जाएगा। क्या माना जाएगा अभी, नगद माना जाएगा। जैसे आपने किसी क्रेता से, ग्राहक से या तो रुपए प्राप्त किए हैं, विक्रेता को कोई भुगतान किया है, तब वो व्यवहार क्या माने जाएंगे, नगद माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे भी, नगद। क्या माने जाएंगे, नगद। अगर किसी व्यवहार में विक्रेता क्रेता के नाम के साथ बेचा अथवा खरीदा शब्द दिया हुआ हो किंतु नगद नाम न हो, क्या नहीं हो, नगद न हो, तो उधार के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं दिया गया हो तो उसे उधार मानेंगे। जैसे सुनिए भी, जैसे राम को नगद माल बेचा, एक तो ये व्यवहार है, राम को नगद माल बेचा, राम को माल बेचा, यहाँ ये समझाया गया है। जैसे इसके अलावा एक और लिख सकते हैं हम, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा, और इसके अलावा राम से नगद माल खरीदा, राम से नगद माल खरीदा। देखो भी ये व्यवहार है, ये समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति का नाम हो, देखो भी यहाँ पर व्यक्ति के नाम है,
देखो भी व्यक्ति का नाम है, देखो व्यक्ति का नाम है सब में, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम हो किसमें, चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो, खरीदा हो या बेचा हो, व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर नगद नाम है इसका मतलब नगद बेचा गया है, नगद नाम है इसका मतलब नगद खरीदा गया है, तब तो ये व्यवहार नगद है। अगर व्यक्ति का नाम आ जाए साथ में क्या नाम आ जाए, नगद, इसका मतलब वह व्यवहार नगद है, वो नगद खरीदा गया है, नगद बेचा गया है। लेकिन अगर किसी व्यवहार के साथ व्यक्ति का नाम है लेकिन नगद की कोई सूचना नहीं है, देखो नगद के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, तब इस ऐसे व्यवहार को क्या मानना है, ऐसे व्यवहार को क्या मानना है, ऐसे व्यवहार को क्या मानना है भी, उधार मानना है। उधार खरीदा गया है, उधार बेचा गया है। ये ध्यान में रखना है कि जब भी अगर किसी व्यवहार में विक्रेता क्रेता के नाम के साथ बेचा अथवा खरीदा शब्द है, या तो बेचा लिखा हुआ है या खरीदा लिखा हुआ है, किंतु नगद या उधार के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं है, उसे क्या मानना है, नगद की सूचना नहीं है तो क्या मानेंगे, उधार। क्योंकि दुकान में दो ही प्रकार के माल बेचे जाते हैं, या तो नगद या उधार। तो नगद की सूचना नहीं है तो क्या मानेंगे हम, उधार मानेंगे भी। नगद की सूचना है तो नगद मानेंगे, अदरवाइज उसे उधार माना जाएगा। अगला जो रूल है आपका, अगर व्यवहार में क्रेता विक्रेता का नाम नहीं है, केवल माल क्रय अथवा विक्रय लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर व्यवहार इस प्रकार का हो, किस प्रकार का, माल बेचा या माल खरीदा, माल खरीदा, अगर ऐसा नाम हो, देखो भी माल बेचा गया है, माल खरीदा गया है, इसमें व्यक्ति का नाम नहीं है, देखो भी किसका नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ऐसे व्यवहार को क्या माना जाएगा, तो ऐसे व्यवहार को हम क्या मानेंगे, ऐसे व्यवहार को हम नगद मानेंगे। क्या मानेंगे, ऐसा व्यवहार क्या है, नगद है। क्या मानेंगे भी, नगद माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नगद। तो देखो भी अगर व्यवहार में क्या दिया हुआ है, अगर व्यवहार में क्रेता विक्रेता का नाम नहीं है, देखो भी नाम नहीं है दोनों में, न तो किसी कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं है, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता, केवल क्या लिखा हुआ हो, माल क्रय, क्रय या खरीदा, एक ही बात है, क्रय लिखा हुआ हो या खरीदा, अथवा माल बेचा, क्या लिखा हो, माल बेचा, तो उसे नगद माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऐसे व्यवहार को नगद। तो ऐसा मानना है कि आपने नगद माल बेचा और नगद माल खरीदा है। उसके बाद आय प्राप्ति और खर्चों का जब भी भुगतान किया जाएगा, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी खर्चे और इनकम की बात करेंगे तो व्यक्ति का नाम हो या न हो, लेकिन हमेशा ही उसे क्या मानना है, नगद मानना है। क्या मानना है भी, नगद मानना है। जैसे किराया चुकाया, किराया दुकान का चुकाया भी, किराया चुकाया, या फिर मोहन को किराया चुकाया, मोहन को किराया चुकाया। देखो भी इसमें नाम नहीं है लेकिन इसमें नाम है, देखो है क्या व्यक्ति का नाम, ये रहा नाम, इसमें नाम है। तो प्रश्न में क्या कहा है, अगला जो रूल है कि चाहे नाम हो या नहीं हो, ऐसे व्यवहार को हमेशा ही क्या मानना है, ऐसे व्यवहार को हमेशा ही आपको नगद मानना है। क्या मानना है, नगद मानना है। हमेशा ही ऐसा व्यवहार क्या होता है, कैश होता है। हमेशा ही ऐसे व्यवहार को क्या मानेंगे, तो आय प्राप्ति हो चाहे खर्चा हो, चाहे इनकम प्राप्त करें या खर्चे का भुगतान करें भी, व्यक्ति का नाम दिया होने पर भी ऐसे व्यवहार को क्या माना जाएगा, नगद माना जाएगा। अब देखिए भी आगे क्या ध्यान रखना है, हमारी जो जर्नल एंट्री थी, हमारी भी जो जर्नल एंट्री थी उसमें क्या हुआ कि हमारी जो जर्नल एंट्री थी उसमें कुछ नाम आए थे शॉर्ट, हमारे फॉर्मेट में कुछ शॉर्ट नाम थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो नाम है हमारा कौन सा, इसमें सबसे पहला जो नाम LF है, LF की फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो। और एक मैंने आपको बताया था जनरल में टोटल CF, टोटल कैरी फॉरवर्ड, क्या होगा, टोटल कैरी फॉरवर्ड। एक नाम बताया टोटल BF, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक बात की थी हमने कास्टिंग की, किसकी बात की थी भी,
कि कास्टिंग किसे कहते हैं। कास्टिंग जब सभी प्रविष्टियां पूर्ण हो जाने पर, यानी पूरी एंट्रियां हो चुकी हैं, तो विवरण के स्तंभ में हम ग्रांड टोटल शब्द का नाम लिखेंगे और डेबिट और जो क्रेडिट हमारा कॉलम है उस स्तंभों का योग कर दिया जाएगा, और योग लगाने के इस कार्य को ही क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। जो टोटल योग लगाया जाता है, इस योग लगाने के कार्य को ही हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। तो ये क्या है, हमारी कुछ जो शॉर्ट फॉर्म थी उनकी फुल फॉर्म है ये। उसके बाद अब आज का जो हमारा लेसन है यहीं तक, और अब नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।